नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। काशीपुर में आयोजित एक निजी स्कूल में के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के इस मंदिर में आकर वहां पर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आपको बता दें कि 1200 से अधिक छात्र इस स्कूल में अध्ययनरत है। सीएम धामी ने कहा कि सबसे पहले शिक्षा देने का काम यदि कोई करता है तो वह माता पिता करते हैं, जबकि उसके बाद शिक्षक दूसरे नंबर पर शिक्षा लेते हैं। और वहीं आपको बता दें कि हमारी संस्कृति में शिक्षा ग्रहण करने का अर्थ सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल करना नहीं होता है। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे यहाँ शिक्षा को व्यवसाय नहीं माना जाता है। शिक्षक और बच्चों के बीच में आपको बता दें पारिवारिक रिश्ता होना चाहिए। आज इस शिक्षा के पावन मंदिर में आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। वर्ष 1983 में स्वर्गीय मेजर श्रीमान भल्ला जी ने इस विद्यालय के रूप में इस पौध की नींव रखी। वह आज एक बट वृक्ष का रूप लेता है। अभी मैं आंटी भल्ला जी से पूछ रहा हूँ तो उन्होंने बताया कि नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक 1200 से भी ज्यादा बच्चे आज इसमें अध्ययन करते हैं। इसी रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और स्वर्गीय भल्ला जी द्वारा रोपे गए इस विद्यालय को, इस पौधे को खाद पानी देकर वट वृक्ष बनाने का काम। और अभी आंटी भल्ला जी मुझे कह रही थी कि आप लोग मुझे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो हमको बुलाए तो मुझे बताया गया कि आपके अथक परिश्रम से और आपके पुत्र कमल रोहित भल्ला जी और डॉक्टर भल्ला जी जो आपके साथ मिलकर इस विद्यालय को जिन्होंने एक उच्चतम स्तर तक ले जाने का काम किया है, क्योंकि एक सामान्य परिवार में जन्मे मेजर श्रीमान भल्ला जी ने पहले तो एक सैनिक के रूप में देश की सेवा की और फिर बच्चों को शिक्षा प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने के लिए लिटिल स्कॉलर्स विद्यालय की नींव रखी। कठिन परिश्रम और संघर्षों से भरा भल्ला जी का जीवन और पुरुषार्थ निश्चित रूप से हम सभी के लिए प्रेरणादायी है। मुझे बताया गया है कि लिटिल स्कॉलर्स मॉडल यूनाइटेड नेशन स्कूल में उत्तराखंड सहित दिल्ली और अनेकों राज्यों के बच्चे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके द्वारा भारत और विश्व के स्वर्णिम भविष्य की हमारे ये बच्चे देश और विदेश के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। मैं इसमें भाग लेने वाले सभी बच्चों। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल 100वां एपिसोड है। मन की बात को 23 करोड़ जो है देशवासी निर्मित रूप से सुनेंगे और इसके बाद इससे कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी। आपको बता दें, मन की बात कार्यक्रम से विदेशी उत्थान में और कमी आएगी और वही विदेशी को कमी करते हुए स्वदेशी उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के लिए कार्यक्रम कई मायनों में अहम रखा गया है। वहीं उनके द्वारा कहा गया है कि कल 100वें एपिसोड को लेकर समूचे प्रदेश में सांसदों का कार्यक्रम जारी किया गया है और इसके बाद राज्य के सांसदों को अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई गई है। मन की बात को सुनेंगे। मंत्री सुबोध उनियाल जी नरेंद्र नगर में मन की ढालवाला में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा सतपाल महाराज जी बाहर प्रवास में हैं, इनका कार्यक्रम वो वर्चुअल जुड़ेंगे, ऐसा हमने उनसे आग्रह किया है। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ऋषिकेश में छिद्रवाला में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी ये सहसपुर में जो जेबी इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, हमने जो इंस्टीट्यूट है उनमें भी मन की बात के कार्यक्रम रखे हैं, तो भगत दा वहाँ रहेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी जी एक कोटद्वार में मन की बात को सुनेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी डोईवाला में शिव मंदिर परिसर में मन की बात को सुनेंगे।
मैं स्वयं कल माणा गांव में, जो भारतवर्ष का प्रथम गांव है, उसमें मन की बात में रहूँगा। हमारे माननीय अजय जी संगठन मंत्री हरिद्वार में सप्तऋषि मंडल में मन की बात को सुनेंगे। हमारे केंद्रीय कार्यालय प्रभारी श्री महेंद्र पांडे जी, ये भी नैनीताल में जो नाविक हैं उनके साथ मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भगत जी, ये कालाडूंगी में हिम्मतपुर तल्ला इस बूथ पर मन की बात को सुनेंगे। हमारे पूर्व प्रदेश मदन कौशिक जी हरिद्वार में सप्तऋषि मंडल हर की पेड़ी मन की बात को सुनेंगे। हमारे श्री गोविंद सिंह बिष्ट जी पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, आप नैनीताल में प्राइमरी पाठशाला गोरखपुर में मन की बात को सुनेंगे। इसके अलावा जिला स्तर पर सभी विधायक, हमारे 47 विधायकों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। अभी जिलों के अंदर भी प्रयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरे देश में तैयारी कर रही है। तो वही उत्तराखंड में आपको बता दें, उत्तराखंड में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटी हुई है। तो वही कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और नैनीताल लोकसभा सीट से सांसद अजय भट्ट आज पत्रकारों से रूबरू हुए। और वही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट के द्वारा कहा गया कि कल होने जा रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड ऐतिहासिक होने जा रहा है, क्योंकि सर्वे में यह साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का देश में 100 करोड़ लोग जो है ये सुन चुके हैं। और 100वां एपिसोड को सुनने के लिए पूरे देश में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कल पूरे उत्तराखंड समेत नैनीताल और उधम सिंह नगर जिले में सैकड़ों जगह पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और वहां पर खुद उधम सिंह नगर में मौजूद रहेंगे। और इसके बाद सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव महेंद्र पांडे समेत तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है नैनीताल में मौजूद रहेंगे। देश में एक इतिहास कल को रचा जा रहा है। भावी पीढ़ियां हमारी इस इतिहास को पढ़ेंगी और कई नई चीज़ें सीखेंगी। माननीय मोदी जी ने मन की बात जो 2014 से प्रारंभ करी थी, वो सतत चलते चलते कल को उसका 100वां एपिसोड संपन्न होगा। कोई एपिसोड ऐसा नहीं है जिस एपिसोड ने हमको मार्गदर्शन नहीं दिया हो, हमारी हिम्मत न बढ़ाई हो, उत्साहवर्धन न किया हो। हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, कृषि के क्षेत्र में हो, बागवानी के क्षेत्र में हो, खिलाड़ियों के क्षेत्र में हो, या फिर हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके क्षेत्र में हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है कहीं पर भी जिस प्रदेश की जो प्रतिभाएं थी, जिन्होंने प्रतिभा दिखाकर विशेष काम किया है, उन सब का उत्साहवर्धन, उनके सद्गुणों की चर्चा और उनके सद्गुणों से कुछ सीखने के लिए जो मैसेज दिया, वो हर मन की बात में मोदी जी द्वारा दिया गया है। इसलिए ये इतिहास एक रचा जा रहा है। कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष आज तक इस तरह का कंटिन्यू सीधे सीधे पब्लिक से तारतम्य नहीं जोड़ पाए। आज पब्लिक इसीलिए गरीब से गरीब व्यक्ति भी मोदी जी में अपनी प्रतिमा देखता है। कल नैनीताल में माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे राष्ट्रीय सचिव और कार्यालय के हमारे पूरे कर्ता धर्ता जो पहले हमारे संगठन मंत्री रहे हैं हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर महेंद्र जी पांडे जी वहां पर रहने वाले हैं। और स्वयं मैं जसपुर में रहूंगा। हमारे माननीय विधायक, हमारे माननीय सांसद अपने अपने क्षेत्रों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का कल रविवार को 100वां संस्करण प्रसारित होने जा रहा है। ऐसे में उत्तराखंड में सभी आधिकारिक लोग जो है, आपको बता दें, अधिकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। और इसके लिए पुष्कर सिंह धामी समेत सभी विद्यालयों, ग्राम सभाओं, डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI में कार्यक्रम को सुनने की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात
कार्यक्रम में कटाक्ष करते हुए उनके द्वारा कहा गया कि मन की बात से देश और राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला है। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, जोशीमठ, आपदा जैसे तमाम मुद्दों पर अपने मन की बात कार्यक्रम में करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री सिर्फ अपने मन की बात बोलते हैं। कभी जनता को भी अपने मन की बात बोलने दें। अध्यक्ष जी, कल मोदी जी का 100वां एपिसोड है मन की बात का। सारी जगह प्रोग्राम रखे गए हैं और भाजपा का कहना है कि ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है बल्कि हमारा निजी प्रोग्राम है, जबकि सारे लोग, सारे मंत्री वही हैं। बीजेपी का कल्चर है, वो कहती कुछ है करती कुछ है। मेरा तो केवल ये कहना है कि ठीक है, 1.25 दिन मनाए, आपके कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम है, लेकिन इससे राज्य को और देश को कोई लाभ होने वाला नहीं है। मेरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो कानून व्यवस्था पर क्या कहेंगे मोदी जी? अंकिता मर्डर केस में वीआईपी के बारे में क्या कहेंगे मोदी जी? भर्ती घोटाले में एस राजू ने जिस सफेद पोस्ट का जिक्र किया कि सफेद पोस्ट मुझे जांच नहीं करने दे रहे हैं, और जो हाकम सिंह और इनके बीजेपी के मंडल अध्यक्ष मंगलौर का संरक्षक है, उसका नाम लेंगे क्या मोदी जी? लाठीचार्ज किसके आदेश पे हो आज तक पता नहीं चल पाया, क्या इस बात पे जिक्र करेंगे मोदी जी? इनकी सरकार में पटवारी पेपर लीक हो गया, इस पे बात करेंगे क्या मोदी जी? जोशीमठ टूट गया, बर्बाद हो गया, 80 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का आस्था का केंद्र जोशीमठ, इस पर बोलेंगे क्या मोदी जी? अगर मोदी जी इन सब बातों पे बोलते हैं, गरीबों के, बेरोजगारों के लिए बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं और देश को मजबूत करने की बात करते हैं, महंगाई कम करने की बात करते हैं, तब तो समझ में आता है किसी के लाभ की है, नहीं तो मन की बात। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेश पोखरियाल राजनीति के अलावा एक प्रसिद्ध साहित्यकार है और उनके द्वारा कई कृतियां लिखी गई है और उसको लेकर प्रसिद्ध साहित्यकार योगेंद्र नाथ शर्मा ने एक प्रस्ताव के जरिए हिमाचल विरासत न्याय के द्वारा उनके द्वारा 16 फरवरी 2021 में रविवासरिया पुस्तक वार्ता को प्रत्येक रविवार को शाम को 4 बजे से 5 बजे तक आयोजित किया जा रहा है और इस वार्ता को लेकर 50 साल पूरे होने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज किया जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर जब वार्ता को 75 संख्या उनकी पूरी हुई तो वही अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका सम्मानित किया गया और उनका नाम दर्ज किया गया। 30 अप्रैल को यह वेबिनार अपने 108 श्रृंखला पूर्ण करने जा रही है। तो वहीं 1 मई से 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के द्वारा ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन आश्रम में यहां पर जाना है और जहां पर देश विदेश के कई साहित्यकार इसमें शिरकत करेंगे। उत्तराखंड के राज्यपाल इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भूमिका निभाएंगे। हमारी 100 वार्ताएं पूरी हो गई हैं। 30 अप्रैल जो परसों है उस दिन हम 108वीं वार्ता अपनी पूरी करेंगे और 108वीं वार्ता पूरी होने के बाद हमारी वार्ताओं की ये माला हो जाएगी जिसे हम पवित्र सरस्वती की आराधना की माला कहकर सम्मानित कर रहे हैं। इस वार्ता में फिर से हमारे साथ महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में होंगे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद जी गिरी हमारे साथ परम सानिध्य में आशीर्वचन देने के लिए होंगे। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के परमाध्यक्ष मुनि चिदानंद जी सरस्वती हमें आशीर्वाद देने के लिए होंगे। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति दर्शन शास्त्र के विद्वान प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ होंगे। महासचिव डॉक्टर रश्मि खुराना हमारे साथ होंगी जो एक काव्य ग्रंथ का विमोचन कराएंगी जिसमें 25 ऐसे रचनाकारों की कविताएं होंगी जो भारत से लंदन में जाकर बस गए हैं, महिलाएं और पुरुष। उनकी 5-5 कविताओं का संकलन वो होगा। वसंत हम रचते हैं शीर्षक से वो ग्रंथ आ रहा है और साथ ही हॉलैंड से, जिसे नीदरलैंड कहते हैं, वहाँ से अश्विनी केगांवकर जो वहाँ की लेखिका हैं वो भी।
गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत का कहना है कि 2024 के आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से ऐतिहासिक प्रदर्शन करेगी। कोटद्वार में मीडिया के सामने दिए गए बयान में पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि 2024 में लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के विचार मॉडल आपको बता दें कि विकास मॉडल पर चुनाव लड़ा जाएगा और इस चुनाव में बीजेपी पिछले लोकसभा सीट में जीती सीटों से भी अधिक सीटें पर विजय हासिल करेगी। 2024 की तैयारियां हैं और उस दृष्टि से भी पूरी जगह देश के अंदर मैं कह सकता हूं कि 2024 पिछले चुनाव की अपेक्षा इस समय हम लोग और अच्छे मतों से, प्रतिशतों से, सीटों से जीत करके आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह का विकास का मॉडल है और जिस तरह उन्होंने आम जन को विकास दिया है और जिसके लिए केवल देश नहीं तो दुनिया के लोग भी मोदी जी के कायल हैं, तो वही हमारा फंडा रहेगा कि विकास का मॉडल और बाकी जो आज दिन तक। मसूरी माल रोड के सुधारीकरण को लेकर आज जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मसूरी का भ्रमण किया और वहां पर कार्य प्रगति पर चल रही है और इसका जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कार्य की धीमी गति और माल रोड पर पड़े मलबे को लेकर लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही संबंधित ठेकेदार को कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल किए और वहीं पिक्चर पैलेस चौक पर लाइब्रेरी तक माल रोड का पैदल भ्रमण कर कार्य की प्रगति की जानी चाहिए और उसके बाद अधिकारियों को निर्देशित किया गया तय समय पर कार्य पूरा किया जाए और कार्य की गुणवत्ता पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें प्रसंस्करण के लिए आपको बता दें व्यापक स्तर पर पहुंचने के लिए बीजेपी पदाधिकारियों ने पूरी तैयारी कर ली और इसी क्रम में आज विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों के द्वारा बताया गया। आपको बता दें कि मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत की और वहां पर उनके द्वारा कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में जमकर उनके द्वारा तारीफ की गई और कहा कि समस्त क्षेत्रवासियों को 100वें प्रसंस्करण और प्रसारण को देखने के लिए आह्वान उनके द्वारा किया गया। मुन्ना सिंह चौहान ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके द्वारा कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात देश के साथ विदेशों में भी व्यापक असर कर रही है। उनके द्वारा आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री ने विषयों पर चर्चा कर अहम मुद्दों के साथ उनके कई अहम मुद्दे उठाए हैं और इसी के साथ कई क्षेत्रों में योगदान देने और कुछ अलग करने वाले अपने कार्यक्रम की बात कर उनकी सराहना उनके द्वारा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 100वां प्रसारण ऐतिहासिक होने जा रहा है जिसे सभी वर्ग देखना चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में विशेष रूप से देश के बहुत समय सामयिक विषयों पे वो देश की जनता से कनेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं और उनकी अप्रोच में केंद्र में ये रहता है कि किस प्रकार से छोटे छोटे परिवार बड़े परिवर्तन लाते हैं। आज मन की बात कार्यक्रम एक ग्लोबल प्रोग्राम बन गया है। 3 अक्टूबर 2014 से जो शुरू हुआ था उसका इस बार ये 100वां एपिसोड है। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण लगभग 52 भाषाओं और बोलियों में होता है। ग्यारह विदेशी भाषाएं हैं जिसमें, और आप सबको मालूम है 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा मोदी जी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने का काम किया।
पौड़ी जिले के रिखड़ी खाल और धुमाकोट क्षेत्र में बाघ की सक्रियता थमने का नाम नहीं ले रही है। रिखड़ी खाल में बाघ अब मवेशियों को मारकर किस तरह से अपना शिकार घसीटकर अपने जंगल की ओर ले जा रहे हैं और आप इस वीडियो में देखकर ये साफ देख सकते हैं कि बाघ की सक्रियता से ग्रामीणों में भय का माहौल है। और आपको बता दें, पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि जब मंत्री पद पर थे उन्होंने पाखरो और टाइगर सफारी प्रोजेक्ट को शुरू करवाने की कवायद शुरू कर दी थी, लेकिन हाल ही में कॉर्बेट टाइगर नेशनल पार्क का जो हिस्सा पौड़ी जिले में है उसका आर्थिक दृष्टि से जो भी कोई फायदा नहीं हुआ है और जनता यहां पर नहीं पहुंच पा रही है। बजाय इन सब के बाघ की सक्रियता रिखड़ी खाल क्षेत्र में जरूर बढ़ गई है। हरक सिंह रावत ने कहा कि लैंस डाउन विधायक दलीप सिंह राउत और बीजेपी सरकार आखिर क्यों ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। जब राज्य और केंद्र सरकार बीजेपी की है तो जनता क्यों परेशान है। वन विभाग और तो बहुत सजगता के साथ इस पर काम करना चाहिए और मैं इस बात को लेकर हमेशा इस बात को कहता रहा हूँ। लोगों में इसी बात को लेकर आक्रोश है कि सारा नुकसान कॉर्बेट से लगे हुए लोगों को होता है, विशेषकर गढ़वाल पौड़ी गढ़वाल के लोगों को होता है, लेकिन उसका जो फ़ायदा है वो पौड़ी ज़िले को और कॉर्बेट का जो फ़ायदा है, चाहे रोज़गार संबंधित हो, व्यवसाय संबंधित हो, वो फ़ायदा गढ़वाल को नहीं मिल पाता, पौड़ी ज़िले के लोगों को नहीं मिल पाता। इससे भी लोगों में काफ़ी आक्रोश है कि लगातार, और मैंने इसलिए जो पाखरो टाइगर सफारी थी उसको बनाने के पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी ये था कि जो इस तरह बाघ शिकार करने योग्य नहीं रह जाते हैं, जंगली जानवरों का शिकार नहीं कर पाते हैं और वो फिर इंसानों का शिकार करने लगते हैं, तो ऐसे बाघों को पकड़कर इस पाखरो टाइगर सफारी में रखा जाएगा, जिससे कि कम से कम लोगों को नुकसान न हो, बाघ किसी को अपना शिकार ना बनाए। इसी के लिए हमने ये जो पाखरो टाइगर सफारी था, इसके पीछे बहुत मकसद ये था कि जो बुजुर्ग बाघ हो गए, बीमार हो गए, शिकार नहीं कर पाते हैं और इसलिए वो गांव के लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, ऐसे बाघों को पकड़कर हम पाखरो टाइगर सफारी में रखेंगे। उन बाघों का जीवन भी सुरक्षित रहेगा और उससे गढ़वाल के लोगों को आमदनी भी होगी, व्यवसाय बढ़ेगा, इको टूरिज्म बढ़ेगा। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लांसडाउन के अंदर जिस तरीके की घटनाएं सुनने को मिल रही हैं और दोनों ही परिवारों को जो क्षति पहुंची है, दोनों ही परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन साथ ही साथ ये जो घटना है, मैं सोचती हूँ कि आज बहुत आवश्यक है ये समझना इस चीज़ को कि जब कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात करते हैं, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ भी लगा होगा, जिन भी क्षेत्रों से लगा होगा, डेफिनेटली कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन आज जिस तरीके से मैं लांसडाउन को देखती हूँ, मैं लांसडाउन के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करना चाहूँ तो मैंने जब ये घटना हुई तो उसके बाद हमारे जो बहुत सम्मानित आदरणीय सुबोध उनियाल जी से भी मेरी बातचीत हुई थी, वन मंत्री समय प्रदेश में है, और उनके द्वारा भी वहाँ पर मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो है सर्च टीम वहाँ पर भेज दी है और ऑपरेशन अभी जो है वो चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है इस पर और तेज़ी लाने की आवश्यकता है क्योंकि पूरे क्षेत्र के अंदर लोगों के अंदर अभी दहशत का माहौल है और डेफिनेटली जब एक बाघ आज विकास नगर, आपको बता दें, आज नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने MDDA के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें नगर विकास मंत्री ने अधिकारियों को अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए। इसी के साथ आवासीय नक्शा पास करने के लिए 15 दिन और व्यावसायिक नक्शा पास करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय सीमा निर्धारित करने के लिए भी उनके द्वारा कहा गया। कैबिनेट मंत्री ने साफ निर्देश दिए कि नक्शा पास करने के लिए उनके दौरान कागजात में किसी भी प्रकार की कोई कमी के लिए नहीं दी जाएगी और केवल एक बार में ऑब्जर्वेशन लगाया जाएगा। और उसके बाद नगर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ऋषिकेश में पार्किंग नहीं होने की वजह से जगह जगह वाहन सड़कों के किनारे खड़े होते हैं, इसलिए नगर विकास में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाई जाए और इसके लिए MDDA के अधिकारियों को 2 महीने में DPR तैयार करने के लिए निर्देशित किया गया। पार्किंग के लिए वित्तीय स्वीकृति को भी जल्द से जल्द दिलाने के लिए उनके द्वारा दावा किया गया।
देखिए, जो मेरे विभाग से संबंधित MDDA जो जिसे मसूरी देरा विकास प्राधिकरण कहते हैं, उसकी आज मैंने बैठक ली है और समीक्षा की है कि किस प्रकार से हम लोग आवासीय नक्शे हैं, व्यावसायिक नक्शे हैं, कब उनको हम कैसे पास करते हैं, ये सारी बातचीत की है। और साथ में जो आवासीय नक्शे उसको 15 दिन में पास करने का प्रावधान हमारे द्वारा निर्देशित किया गया और व्यावसायिक के लिए 30 दिन का है अंदर पास होने का। लेकिन उसमें साथ में एक बात भी मेरे द्वारा कही गई है कि जो नक्शे पास होंगे और जो नक्शा पास होने के लिए आएगा उसमें जो भी कोई क्वेरी लगानी है, ऑब्जेक्शन लगाना है, जिस नाते प्राधिकरण उस चीज़ के लिए संतुष्ट नहीं है, तो वो एक ही बार लगेगा ताकि हम 15 दिन के अंदर उनको उनका नक्शा पास करें या उसका रिजेक्ट करें। और उसको आप ऑनलाइन दिखाएंगे भी वो सारी बातचीत, और ऑनलाइन हम नक्शा मांगते भी हैं, ये आपकी जानकारी में मैं डाल रहा हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ जिस प्रकार से जो भी हमारे यहाँ और भी काम जो हमारे विभाग के द्वारा चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ जगह की पार्किंग के काम चल रहे हैं, जैसे हमारे मसूरी में काम चल रहा है, उसकी सभी चीज़ों की मेरे द्वारा समीक्षा की गई है। और जैसे ऋषिकेश नगर निगम में जो पार्किंग बननी है, आज मुझे बड़े दुख के साथ भी कहना पड़ रहा है कि उसके लिए जो एजेंसी हायर की उसको 75 लाख रुपए हमने देना है। 25 लाख रुपए से ज़्यादा यदि किसी एजेंसी को देना पड़े तो शासन से हमें अनुमति लेनी पड़ती है। उस कागजों को भी हमारे द्वारा दिए जाने के बाद शासन से जो अनुमति नहीं मिली, तो मेरे द्वारा संबंधित अधिकारी से बातचीत की गई ताकि उसमें अनुमति मिले और वो काम प्रारंभ हो। ये भी मेरे द्वारा कहा गया कि अगले ठीक 2-3 महीने में हम उसकी DPR बनाएं और शीघ्र उसका शिलान्यास करें, क्योंकि आप जानते हैं ऋषिकेश में आता भी हूँ। ऋषिकेश में चाहे वीकेंड हो, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे अन्य कांवड़ यात्रा हो, जाम की स्थिति रहती है। और मैंने पिछली बार भी कहा था कि मेरे इसी वित्तीय वर्ष के अंदर, यानी आने वाला जो हमारा वित्तीय वर्ष है, उसके अंदर ये पार्किंग बनके तैयार हो। हालांकि हम उसमें लेट है, मैं खुद जौनसार बावर के इष्ट देव छात्रधारी चावला महाराज में अपने 2 साल के प्रवास के बाद समल्टा के दसों गांव के लिए प्रस्थान करेंगे और इसके बाद श्रद्धालुओं में वहां पर भारी उत्साह है। वहीं प्रशासन ने इस कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी कर ली है। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने क्षेत्रीय जनता के साथ श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। दरअसल आपको बता दें कि जौनसार बावर के इष्ट देवता महासू, आपको बता दें बासिक महासू महाराज बवासी, महासू महाराज बोठा, महासू महाराज और चालदा महासू महाराज प्रमुख है। और इसमें चालदा महासू महाराज समय समय पर भ्रमण करते हैं और इस बार 2 साल बाद समल्टा मंदिर में प्रवास के लिए कल 29, आपको बता दें कि आज 29 अप्रैल को महाराज दसों गांव में बने नवनिर्मित मंदिर में प्रवास के लिए पहुंचे और उसके बाद 1 मई तक चावला महाराज प्रवास के लिए दसों पहुंचेंगे। इसके बाद वहां पर एक और आयोजन कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तैयारी कर ली गई है, जिसमें प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि ये भी उम्मीद उनके द्वारा जताई जा रही है कि इस कार्यक्रम में तकरीबन 40,000 श्रद्धालु शिरकत करेंगे। छत्रधारी श्री चालदा महाशू महाराज दिनांक 29 अप्रैल 2023 को ग्राम समाल्टा से ग्राम दसऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। छत्रधारी श्री चालदा महाशू महाराज ग्राम समाल्टा से पैदल चलकर सैया होते हुए ग्राम नराया में रात्रि विश्राम करेंगे। दिनांक 30 अप्रैल 2023 को स्थानीय लोगों द्वारा श्री चालदा महाराज की पूजा अर्चना की जाएगी। दिनांक 1 मई 2023 को श्री चालदा महाराज जी ग्राम नाराया खत बमठाड़ से ग्राम दसऊ के लिए प्रस्थान करेंगे। ग्राम दसऊ में श्री चालदा महाशू महाराज जी का प्रवास 2 साल का होगा। हाँ, यहाँ पर चालदा महाराज की जो प्रवास यात्रा है वो कल से समाल्टा से शुरू हो जाएगी और समिति द्वारा बताया गया कि लगभग 30-40 हज़ार लोगों के आने की संभावना जताई गई है। प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर 24 घंटे की ड्यूटी शांति व्यवस्था हेतु लगाई गई है और एक PSC यहाँ पर रहेगी शांति व्यवस्था के लिए। बाकी ज़्यादा लोगों के आने के दृष्टिगत यहाँ पर डाइवर्ट किए गए हैं। चक्राता से आने वाले वाहन माकटी से बराटखाई होते हुए विकास नगर देहरादून के लिए जाएंगे
और कल के लिए जो चक्राता से जाने वाले वाहन जो देहरादून या विकासनगर को जाएंगे वो चक्राता से ही बैराट खाई वाले रूट पे डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और देहरादून या विकासनगर से चक्राता को जाने वाले वाहन कालसी में काली माता मंदिर के पास से ही डाइवर्ट होकर के बैराट खाई होते हुए चक्राता को जाएंगे। ऐसे में सैया में जो है उसने क्या व्यवस्था की है? सैया में पुलिस शांति व्यवस्था है तो पुलिस की वहाँ पे भी पीएससी नियुक्त की गई है। पुलिस वहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट और पार्किंग की व्यवस्था को जो व्यवस्थित ढंग से करने के लिए पर्याप्त मात्रा में। तो फिलहाल मेरे साथ अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।